दिस इज एक्चुअली समथिंग कॉल्ड एनसीईआरटी ब्लॉग। ये आपको लगे कि यार एनसीईआरटी तो मैंने भी पढ़ी थी, पर ये लाइन मेरे दिमाग में कभी स्ट्राइक नहीं। सो हेलो गाइस, वेलकम। तो दिस इज ओनली फॉर आर नीट एस्पिरेंट्स। तो बहुत सारे ब्लॉग्स सुना होगा, फूड ब्लॉग, ये ब्लॉग, वो ब्लॉग, फलाना ब्लॉग, ढमकाना ब्लॉग। आज हम करेंगे एनसीईआरटी ब्लॉग। तो आप एक ड्रॉपर स्टूडेंट जिसके ऑलरेडी 2-3 अटेम्प्ट में मार्क्स अच्छे खासे बायो में आए हैं, तो आपको मैं अपनी एनसीईआरटी दिखा सकती हूँ बिना कोई डाउट के। तो हम अपनी एनसीईआरटी का टूर करेंगे, ठीक है। और इसमें मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी जिसमें ऐसा हो सकता कि आपको लगे कि यार एनसीईआरटी तो मैंने भी पढ़ी थी, पर ये लाइन मेरे दिमाग में कभी स्ट्राइक नहीं की। और ऐसा ज़रूर होगा, मेरी बात लिख के रखिएगा। तो और फिर आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि कौन सी ऐसी लाइन थी जो आपने एनसीईआरटी पढ़ के भी आपको समझ लगा कि हाँ, ये मुझे स्ट्राइक नहीं किया था। तो इसीलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना नया ब्लॉग। दिस इज नोन एज, दिस सीरीज विल बी नोन एज एनसीईआरटी ब्लॉग्स, ठीक है। तो इसको मैं हर चैप्टर की डालूंगी। अभी मैंने सबसे रिसेंटली ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ा है, तो मैं स्टार्ट करी उसी चैप्टर से। तो लेट्स बिगिन, है ना। तो लेट मी ओपन माई एनसीईआरटी। फट गई है बहुत ज़्यादा, बाइंडिंग के पैसे नहीं मेरे पास। तो गाइस, हमने अपना व्लॉगिंग सेटअप अपने हाथ में ले लिया है, आप सब देख ही सकते हैं। तो अब इसको थोड़ा सा स्टेबल करते हैं और अपने चलते हैं अपने पहले चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन के ऊपर। तो इस चैप्टर में सबसे पहले ध्यान से समझना, कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये फर्स्ट पेज में तो खाली ये टर्म्स दिए हुए हैं, ये सबको पता होता है। ये वाली बात भी सबको पता होती है कि इसमें कुछ नया नहीं था। इस पेज में भी कुछ उतना खास नया नहीं है। इस पेज में बस मैं हल्का सा एक चीज़ ये पॉइंट आउट करना चाहती हूँ कि अगर आपसे पूछा जाए कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम कौन सा है, तो ध्यान देना यहाँ पर कि ये डायग्राम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का है और ये डायग्राम मेल पेल्विस का है। तो ये बहुत ध्यान देने वाली चीज़ है कि दिस इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड ये पूरा पेल्विस रीजन को शो कर रहा है, नॉट ओनली रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखो ध्यान से, यहाँ पर रेक्टम, एनस, इन पार्ट, डाइजेस्टिव, एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स को भी शो किया है। तो ये पूरा मेल पेल्विस का स्ट्रक्चर है और ये मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का डायग्राम है। इस पेज में उतना इम्पॉर्टेंट, मतलब उतना बाकी सबको याद रहता है ऑलमोस्ट, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज में आते हैं। इस पेज में मेरी एनसीईआरटी में आपको एक चीज़ दिखेगी कि मैं काफ़ी सारा टेक्स्ट जो है मैं उसे डायग्राम में ऐड कर देती हूँ। जैसे आपने देखा होगा यहाँ पर लिखा हुआ है, कहाँ गया, दिस कि द रीजन्स आउटसाइड द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स आर कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेसेस। और ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का डायग्राम है। तो इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बाहर ये जो डार्क पिंक थोड़ा सा रीजन है, यही क्या हुआ, हमारा इंटरस्टिशियल स्पेस। तो मैंने इसको यहीं पे मार्क कर दिया है, ये इंटरस्टिशियल स्पेस हो गई। फिर इसमें लिखा हुआ है कि इंटरस्टिशियल स्पेसेस में ब्लड वेसल्स हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स हैं, लेडिक सेल्स हैं। तो मैंने फिर से क्या किया, इसी इंटरस्टिशियल स्पेस में जाकर ऐड कर दिया क्या, ब्लड वेसल्स, ये लेडिक सेल्स, इंटरस्टिशियल सेल्स, और साथ साथ एनसीईआरटी में लिखा है अदर इम्यूनोलॉजिकली कम्पिटेंट सेल्स। मतलब कम्पिटेंट मतलब होता है कि दैट इज केपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग समथिंग कॉल्ड इम्यूनिटी। तो इम्यूनोलॉजिकली कम्पिटेंट सेल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इनसाइड दिस लाइन वी आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है। उसके बाद हम आगे मूव करते हैं। अब इस पेज में सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ध्यान दो, ये दिस इज द, जो डबल टिक किया है मैंने, देखो ध्यान से। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की किस किस पार्ट से बना है वो बता दिया है। उसके बाद बताया हुआ है कि अ पेयर ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स आर इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली टू सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, बर्थ एंड चाइल्ड केयर। हम लोग मेमोरी ग्लैंड को सिर्फ और सिर्फ रिलेट कर पाते हैं बर्थ एंड चाइल्ड केयर से या प्रेगनेंसी से, पर यहाँ ध्यान से देखो, ओव्यूलेशन में भी मेमोरी ग्लैंड्स का रोल है, फर्टिलाइजेशन में भी। मतलब ये जो पेयर ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स हैं, दे आर इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चरली, और इनको ऐसा फॉर्म्ड है वो हमारी बॉडी में कि वो इन सारे प्रोसेस में सपोर्ट करते हैं। वो ओव्यूलेशन तक में सपोर्ट करते हैं, वो फर्टिलाइजेशन में भी सपोर्ट करते हैं, प्रेगनेंसी में भी, चाइल्ड और बर्थ केयर में तो करते ही हैं। तो ये तो हमें कॉमनली याद रहता है, पर ओव्यूलेशन और फर्टिलाइजेशन कभी ऑल करके भी आ सकता है कि आर टू सपोर्ट, एक ऑप्शन आ जाएगा बर्थ एंड चाइल्ड केयर, एक ऑप्शन आ जाएगा फर्टिलाइजेशन, ओव्यूलेशन, एक ऑप्शन आ जाएगा ऑल। तो कोई सिर्फ बर्थ एंड चाइल्ड केयर टिक करके आ जाएगा तो गया, तो क्या होगा इसका आंसर, ऑल, पहली चीज़। फिर उसके बाद फिर यहाँ भी सबको ऑलमोस्ट याद ही रहता है। बस एक चीज़ ये भी याद रख सकते हैं कि जो ओवरी है वो पेल्विक वॉल से और यूट्रस से, दोनों से लिगामेंट्स के थ्रू कनेक्टेड है, और ओवरी के ऊपर थिन एपिथेलियम प्रेजेंट है। और यहाँ दिया हुआ है टेस्टिस में, टेस्टिस की बाउंड्री, द टेस्टिस इज अ डेंस कवरिंग, और यहाँ ओवरी में दिया हुआ है कि ओवरी इज कवर्ड बाय अ थिन एपिथेलियम, पहली चीज़, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़, इस डायग्राम में सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम कैसे करना होता है, हम नाम को छुपा लेते हैं और स्ट्रक्चर देखते हैं कि उसका नाम अपने आप से बताने की कोशिश करते हैं। फिर हम
मैं ऑब्वियसली इस स्ट्रक्चर पे आके फंस जाती हूँ कि ये क्या है। फिर ध्यान दिया तो देखा ओह दिस इज़ प्यूबिक सिम्फाइसिस। ये तो उतना है नहीं, जैसे वहाँ पर मेल में ये डायग्राम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का था और ये डायग्राम मेल पेल्विस का था, उसी तरह यहाँ पर ये डायग्राम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का है और ये डायग्राम फीमेल पेल्विस का है। इसमें भी रेक्टम एनस सब शो किया हुआ है। तो ये पूरा पेल्विक गर्डल, पूरा पेल्विक रीजन को शो किया है, तो ये फीमेल पेल्विस का एग्जाम्पल है। और सिर्फ वर्ड याद करने के लिए, सिर्फ वजाइना नहीं, ये एरिया पूरा वजाइनल ओरिफाइस को रिप्रेजेंट करता है। तो दिस इज वजाइनल ओरिफाइस एंड दिस इज प्यूबिक सिम्फाइसिस। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज डायग्राम ऑफ फीमेल पेल्विस। दूसरी चीज़, यहाँ पर भी दोनों तरह के सेल्स एकदम एक तरह के बनाए हैं, स्पर्मेटोगोनिया और सर्टोली सेल्स। तो जो थोड़े अंदर की तरफ दिखेंगे वो हमारे कौन से होंगे, सर्टोली सेल्स। स्पर्मेटोगोनिया थोड़ा बाउंड्री पर होगा, सर्टोली सेल्स थोड़े अंदर होंगे। फिर उसके बाद ये भी मैंने एक एक्स्ट्रा पॉइंट लिख रखा है, मुझे कहीं क्वेश्चन में मिला था कि पेनिस का इरेक्शन और इजैकुलेशन कौन सा नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। तो इरेक्शन के लिए पैरासिम्पेथेटिक और इजैकुलेशन के लिए सिंपैथेटिक। मैं इसमें हर बार बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होती थी कि कौन सिंपैथेटिक कौन पैरा, तो मैंने ऐसे याद कर लिया था। P इज़ फॉर पैरा, P एंड S में पहले P आता है देन S, और ऐसे प्रोसेस वाइज भी पहले इरेक्शन होता है फिर इजैकुलेशन, उस हिसाब से पहले P आता है फिर S आता है, इस हिसाब से मैंने इसको याद कर लिया था। फिर उसके बाद यहाँ पर भी मैंने इसको नोट किया है, जैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पीछे जब हम नेक्स्ट पेज पर आएंगे तो यहाँ पे लेयर्स का एग्जांपल दिया हुआ है। लेयर्स के बारे में छोटी छोटी चीज़ें लिखी हैं कि ये पेरीमेट्रियम थिन है, स्मूथ मसल की बनी हुई है, थिक मायोमेट्रियम, और मेंडोमेट्रियम ग्लैंडुलर दी है। तो मैं टेक्स्ट से पढ़ना कम पसंद करती हूँ, तो मैंने इसको ही कहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दिया है अपने डायग्राम में कि एंडोमेट्रियम कैसी है, एंडोमेट्रियम ग्लैंडुलर है, मायोमेट्रियम थिक है, स्मूथ लेयर ऑफ स्मूथ मसल्स, और पेरीमेट्रियम कैसी है, थिन और मेम्ब्रेनस है। तो ये हो गया। इसके बाद हम आगे चलते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ लाइंस दी हुई हैं, इसको भी मैंने साइड में एक्सप्लेन किया है, मतलब अपने समझने के लिए बना लिया कि मॉन्स प्यूबिस के लिए लिखा है इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ फैटी टिश्यूज कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर। तो एक स्किन की लेयर हो गई, ऊपर प्यूबिक हेयर्स हो गए, अंदर क्या प्रेजेंट है, फैटी टिश्यूज का क्वेश्चन प्रेजेंट है। और दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ, लेबिया मेजोरा के लिए यहाँ पर एनसीईआरटी में वर्ड यूज़ किया है मेजोरा के लिए फ्लैशी फोल्ड्स, और माइनोरा के लिए यूज़ किया है पेयर्ड फोल्ड्स। तो ये एनसीईआरटी की लाइन से ध्यान रखना है, दोनों फोल्ड्स ऑफ टिश्यूज़ ही हैं, पर दिस इज एनसीईआरटी लिखती है फ्लैशी फोल्ड ऑफ टिश्यू और इसको लिखती है पेयर्ड फोल्ड्स ऑफ टिश्यू। तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद जो बच्चे अक्सर एनसीईआरटी में ध्यान नहीं देते हैं, व्हाट इज़ दिस स्ट्रक्चर, दिस इज़ अ मसल, पेक्टोरालिस मेजर मसल। तो ये चेस्ट वाली मसल ये दी हुई है पेक्टोरालिस मेजर मसल्स, और ये रिब्स के बीच की मसल्स हैं और ये रिब्स बनाई हुई हैं। तो इस डायग्राम में ये वाला पार्ट नहीं देखते हैं, इधर वाली चीज़ें देख जाते हैं पर इधर वाली चीज़ देखना भूल जाते हैं। फिर उसके बाद इसके लिए कि मिल्क कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, इसके लिए मैंने एक शॉर्टकट बनाया था, MATDAL, मैट डाल करके। मैट M फॉर मेमोरी लोब्स, फिर A फॉर एल्वियोलाई, फिर T फॉर मेमोरी ट्यूब्यूल्स, फिर D फॉर मेमोरी डक्ट, A फॉर मेमोरी एम्प्यूला एंड L फॉर लैक्टिफेरस डक्ट एंड देन निपल। तो ये पूरा मैट डाल से मैं हमेशा कंफ्यूज जाती हूँ कि पहले ट्यूब्यूल आता है कि फिर डक्ट आता है कि क्या आता है, इसलिए मैं इसे हमेशा मैट डाल से याद करके रखती हूँ। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम इस पेज में तो कुछ भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लगभग बच्चों को सब कुछ याद रहता है, ये पूरा प्रोसेस सब पढ़ के रट के जाते ही हैं। इसमें एक और चीज़ था, इमेच्योर मेल जर्म सेल्स, डायरेक्ट क्वेश्चन था, एक बार मैंने ही गलत किया था, इमेच्योर मेल जर्म सेल्स, उसमें मैंने स्पर्मेटोगोनिया टिक कर दिया था, पर इसका स्पर्मेटिड्स टिक कर दिया था, पर इस साफ एनसीईआरटी की लाइन है, इमेच्योर मेल जर्म सेल्स आर स्पर्मेटोगोनिया। और भी चीज़ें दिया था, तो मुझे लग रहा था कि स्पर्मेटिड से स्पर्म बनते हैं तो स्पर्मेटिड इमेच्योर हुआ, पर फिर वो गलत था, डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन थी, इमेच्योर मेल जर्म सेल्स आर स्पर्मेटोगोनिया। उसके बाद हम आगे आ लेते हैं, फिर हम ये सब तो सबको लगभग याद ही रहता है, समझे ही रहते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट दिस लाइन इज हमारी ध्यान से समझना, सिक्रीशंस ऑफ एपिडिडाइमिस, वास्ट डिफरेंस, सेमाइनल वेसिकल्स एंड प्रोस्टेट आर एसेंशियल फॉर मैच्योरेशन ऑफ मोटिलिटी एंड स्पर्म्स। अगर अभी तुमसे कोई पूछ ले कि बेटा बताओ कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में किस चीज़ के सिक्रीशंस स्पर्म्स की मोटिलिटी को कंट्रोल करते हैं या मैच्योरेशन को कंट्रोल करते हैं, तो तुम तो बड़ी जल्दी आंसर बताओगे कि प्रोस्टेट ग्लैंड, और कौन सा है, काउपर्स ग्लैंड और सेमाइनल वेसिकल्स। पर ध्यान से देखो तो यहाँ पे सिक्रीशंस ऑफ एपिडिडाइमिस भी और वास्ट डिफरेंस भी
भैया हम लोग तो अभी तक सिक्रीशन में सिर्फ ग्लैंड्स ही सुने थे कि ग्लैंड्स ही सिक्रीशन करते हैं, पर यहाँ ध्यान से देखो एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है साफ साफ कि एपिडिडाइमिस के, वास डिफरेंस के और सेमाइनल वेसाइकल्स के और प्रोस्टेट ग्लैंड के, बल्कि बल्ब दिया भी नहीं है यहाँ पे, उन सब के सिक्रीशंस, मतलब यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है कि ये दोनों डक्ट भी सिक्रीशंस प्रोवाइड करती हैं। ये तो हम मॉड्यूल्स में पढ़ते भी हैं कि एपिडाइडाइमिस में मैच्योरेशन होता है, एपिडाइमिस में मैच्योरेशन होता है, तो इसका सिक्रीशन मैच्योरेशन कराता है, पर वास डिफरेंस भी सिक्रीशंस करती है। तो ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बच्चे इस पर गौर नहीं करते होंगे, आई एम डैम श्योर। उसके बाद आगे आते हैं, तो ये क्वेश्चन भी मेरा एक क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में बहुत गलत होता था। एक क्वेश्चन आता था कि एंट्रम इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ, और एंट्रम देखते ही पता नहीं क्यों दिमाग में बच्चों के ग्राफियन फॉलिकल दौड़ने लगता है, ग्राफियन फॉलिकल। पर यहाँ एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है कि सेकेंडरी फॉलिकल जल्दी से, मतलब जैसे ही टर्शरी फॉलिकल में ट्रांसफॉर्म होता है, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी कॉल्ड एंट्रम। तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर एंट्रम किसका है? टर्शरी फॉलिकल का। बाद में अब जब टर्शरी में बन गया है तो ग्राफियन में तो रहेगा ही रहेगा, पर पहले जिसमें बना है उसी को हम बताते हैं कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी किसकी है? टर्शरी फॉलिकल की। तो एंट्रम जो फ्लूइड फिल्ड कैविटी है, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ टर्शरी फॉलिकल। फिर उसके बाद फिर हम आगे आते हैं, तो फिर उसके बाद ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है, वो है मतलब दिस, हम बोलते हैं पोलर बॉडीज डीजेनरेट कर जाती हैं, हमें पता है डीजेनरेट कर जाती हैं, हमें पढ़ाया भी वही गया है, पर यहाँ पर एनसीईआरटी में लिखा है कि इसका अभी तक कोई बहुत सर्टेन, मतलब वी आर एट प्रेजेंट वी आर नॉट वेरी सर्टेन अबाउट दिस कि डिजेनरेट होती भी है कि नहीं होती, तो लेट्स नॉट डिस्कस दैट। फिर उसके बाद सेकेंडरी oocyte फॉर्म्स अ न्यू मेम्ब्रेन कॉल्ड जोना पेलिसिडा अराउंड इट। अब बहुत सारी, मतलब मैंने भी पढ़ा है, उसमें प्राइमरी में के आगे ही जोना पेलिसिडा बनाई रहती है, मॉड्यूल्स में दिया हुआ है, पर यहाँ पर अगर हम ध्यान देखें एनसीईआरटी के हिसाब से ही चलना है, वही हमारी माता है, बस हमको तो कुछ भी नहीं आता, लेकिन चलो ठीक है। तो द सेकेंडरी oocyte फॉर्म्स अ न्यू मेम्ब्रेन कॉल्ड जोना पेलुसिडा सराउंडिंग इट। तो जोना पेलुसिडा किसके अराउंड बनती है? सबसे पहले सेकेंडरी oocyte आंसर जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ सबको आई थिंक सबको उतना कुछ कठिन है नहीं, जो ना समझ में आए या बच्चे मिस करते हों, ऐसी कोई लाइन यहाँ पर है नहीं, फिर डायरेक्ट लाइन्स ही हैं यहाँ पर, तो इतना कोई प्रॉब्लम की बात यहाँ पर नहीं है। फिर हम आगे जल्दी जल्दी बढ़ते हैं। फिर ये एक पैराग्राफ मैं हर बार ही पढ़ती हूँ, ये पैराग्राफ में मैं हर बार ही पढ़ती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, इसलिए मैं इसको हर बार पढ़ती हूँ। फिर उसके बाद नेक्स्ट, हाँ इसके भी लेबलिंग को बहुत ध्यान से देख कर जाना। यॉर्क सैक, ये जो छोटा सा पाउच की तरह यॉर्क सैक को दिखाया हुआ है, बाकी एम्ब्रियो पता ही होता है, ये सब चीज़ें पता ही होती हैं, बस ये नहीं थोड़ा सा नया दिया हुआ है। फिर उसके बाद 1 2 3 इन तीनों पार्ट में फीटल ग्रोथ इंपॉर्टेंट था कि जो भी हार्मोन्स बढ़ते हैं प्रेगनेंसी टाइम पर, वो सारे इंक्रीज्ड हार्मोन्स किस किस लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो सबको पता है हार्मोन्स बढ़े तो बच्चे की ग्रोथ कराएगा, मदर को हेल्प करेगा प्रेगनेंसी में, तो फर्स्ट और थर्ड पॉइंट तो अच्छा है, लेकिन सेकंड पॉइंट भी याद रखना एक बार, मेटाबॉलिक चेंजेस इन मदर की बॉडी के मेटाबॉलिक चेंजेस को भी कंट्रोल करता है, मदर में प्रेगनेंसी भी मेंटेन कराता है और फीटल ग्रोथ को भी कंट्रोल करता है, सारे इंक्रीज्ड हार्मोन्स का काम है। फिर उसके बाद बस आई थिंक दिस वॉज द थिंग दैट, हाँ बस एक और चीज़ लेट्स कम हेयर। तो लास्ट में समरी में दिया हुआ है, द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, वहाँ शुरुआत में अगर हम जाएं देखें तो वहाँ पे दिया हुआ है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ में, कहाँ गया? कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ ओवरीज अलॉन्ग विद ओविडक्ट, यूट्रस, सर्विक्स, वजाइना, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, दिस। फिर उसके बाद इनको कोऑर्डिनेट करता है मेमरी ग्लैंड्स, और यहाँ पर देखो ध्यान से साफ साफ लिखा हुआ है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ ओवरीज, a pair of oviduct, uterus, vagina, external genitalia and a pair of mammary gland। तो pair of mammary gland भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। तो हालांकि वो हमारे एब्डोमेन में नहीं आता, बट फिर भी हमें याद रखना है कि दिस इज पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फिर उसके बाद मेमरी ग्लैंड्स आर वन ऑफ द फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, मतलब 3 चीज़ें होती है ना, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो गेमेट्स बनाए, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जो गेमेट की फर्टिलाइजेशन में मदद करे। मेमरी ग्लैंड्स कोई गेमेट की फर्टिलाइजेशन नहीं करवा रहा है, फिजिकली नहीं करवा रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम बोलते हैं मेमरी ग्लैंड्स सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का भी पार्ट नहीं है, क्योंकि वो फिजिकली फर्टिलाइजेशन ऑफ गेमेट्स में मदद नहीं कराता है। तो इसको हम बोलते क्या, ये है क्या, दिस इज सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो प्यूबर्टी टाइम ग्रो करता है, ठीक है। फिर लास्ट में एक चीज़ यहाँ भी, द प्रोसेस ऑफ चाइल्ड बर्थ इज कॉल्ड पार्चुरेशन।
which is induced by a complex neuroendocrine mechanism involving cortisol, estrogen and oxytocin. तो ये तो पता है चाइल्ड बर्थ ऑक्सीटोसिन कराएगा, पर दो हार्मोन्स ईस्ट्रोजन भी आदमी मान लो तुक्का लगा ही ले, पर कॉर्टिसोल का यहाँ नाम दिया हुआ है तो याद रखना है CEO, कॉर्टिसोल, ईस्ट्रोजन एंड ऑक्सीटोसिन. These all three hormones help in the production मतलब during parturition. तो that was the first vlog of my NCERT. अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में अगले चैप्टर में फिर किसी दिन. So this was an NCERT tour of NEET dropper and biology topper. So see you all in the next video. Till then, stay connected. Don't forget to like and subscribe to my channel. Thank you everyone.